हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आवाज़ आवाज़ ज़रा कम आ रही है आपकी। सर इतना ही है सर आवाज़। हाँ ठीक है, पूछो। सर मेरे को ये पूछना था, मेरे एक फ्रेंड फ्रेंड थी, तो एक। उनको फैमिलियल हिस्ट्री थी सर, थायराइड की। हाँ पूछो। तो सर उनके जैसे नानी को थायराइड, फिर उनकी मम्मी को थायराइड, फिर उनको भी थायराइड का सस्पिशन था। हाँ फिर हमारा जैसे हम बीएमएस करते हैं, किसी हाँ को एमबीबीएस करना होता है, कॉलेज का स्ट्रेस होता है, हाँ तो उस स्ट्रेस में उनको इंड्यूस हो गया सर, वो हाशिमोटो में कन्वर्ट हो गया सर, हाँ। लेट डायग्नोसिस होने की वजह से। हम्म और फिर वो 2 साल बाद पता चला तो काफी थायराइड जो थी वो कैल्सिफाइड हो चुकी थी, हम्म अबाउट 80%। हम्म तो सर अभी थायरोक्सिन जो चल रहा है उनका 125 हो गया है सर, हम्म और वेट गेन और ये सब हो रहा है। हम्म तो सर उनको काचनार वगैरह उन्होंने दिया था, तो उससे तो कुछ हुआ नहीं था, तो वो हम्म उसमें हम क्या संप्राप्ति लेके चल सकते हैं हम्म। सर? हाँ, मेन थायराइड। तो स्ट्रेस। हाँ हाँ सर। बोल। तो थायराइड के बारे में हमने बहुत से पहले पिछले भी डिस्कशन थे, उसमें बहुत बार बोला है। तो थायराइड जो रहता है, हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपोथायराइड हो, आपको अगर जी। हमने उसका आयुर्वेदीय तरीके से उसका अगर निदान किया, हेतु से लेकर लक्षण तक सब कुछ आपने संप्राप्ति लगाई, तो आपको अगर हाइपरथायराइडिज्म हो तो आपको ज़्यादातर ये संप्राप्तियाँ इसमें रस धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्त धातु ऐसी संप्राप्तियाँ मिलती है। और पुरुष व स्रोतस, स्वेद व स्रोतस, अन्न व स्रोतस, या फिर कार्डियोवैस्कुलर कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो प्राण व स्रोतस ऐसे भी दिखता है। तो होता क्या है इसका, अगर हमने अगर आयुर्वेदिक तरीके से इसका निदान किया तो हमें एक तो कफक्षय मिलता है, हाइपरथायराइडिज्म में कफक्षय मिलता है, नहीं तो तीक्ष्णाग्नि मिलती है। हाँ, तो तीक्ष्णाग्नि मिलती है तो तीक्ष्णाग्नि की चिकित्सा करनी पड़ती है। कभी कभार आपको पित्तावृत्त उदान या फिर समानावृत्त उदान ऐसी लक्षण दिखते हैं, कभी कभार आपको पित्त वृद्धि के लक्षण दिखते हैं। तो डिपेंड उसका आयुर्वेदीय निदान क्या होता है उसके हिसाब से। एक मिनट, किसका माइक चालू है? माइक बंद कर सकते हो? किसी का माइक चालू है? हाँ। तो डिपेंड अपॉन आयुर्वेद के हिसाब से निदान होना चाहिए, और उसकी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के हिसाब से अगर हो गई, हाँ, तो उस पर काम हो जाता है। ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो थायराइड का ये कम करे, T3 कम करे, T4 कम करे, TSH कम करे, ऐसा कोई ड्रग नहीं है। हाँ, अगर आपको स्थूल रुग्ण लग रहा है, हाइपोथायराइडिज्म लग रहा है, तो उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। आपको कृश लग रहा है तो उस हिसाब की ट्रीटमेंट चलनी चाहिए। आपको लक्षण समुच्चय कैसे दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादातर ये आवृत्त तत्व रहता है, समान आवृत्त तत्व रहता है, या फिर उदान को सामान्य आवृत्त किया ऐसे रहता है। हाँ, तो उस हिसाब से हेतु क्या है वैसे डिटेल केस हिस्ट्री लिखते जाओ, और ऐसे ग्रुप में जो केस हिस्ट्री है वो पोस्ट करते जाओ। तो उस हिसाब से ना आयुर्वेदीय निदान होना चाहिए। अगर हमने एलोपैथी का वो सब कुछ पढ़ा और उसके हिसाब से आप गए, अभी ये थायराइड है, अभी हाइपोथायराइड है, अभी उसका आगे का मैनिफेस्टेशन हो रहा है, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं उससे। जब तक आप हेतु से लेकर उसकी संप्राप्ति लगाते नहीं तब तक। किसी भी पेशेंट जब सामने आने के बाद आप जब हेतु देखते हो, लक्षण देखते हो, संप्राप्ति निकालते हो, तो किसी भी पेशेंट की संप्राप्ति जो है वो आपके सामने विजुअलाइज होनी चाहिए, उसका पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में बैठ आना चाहिए। जब तक वो नहीं आता ना तब तक संप्राप्ति भंग करना ये बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो क्योंकि हर जी सर। हाइपरथायराइडिज्म में सभी को कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन नहीं दिखेगा, कईयों को मस्कुलोक्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन दिखेगा, ठीक है ना। कईयों को कुछ भी नहीं दिखेगा पर मेंटल साइकोलॉजिकल ये दिखेगा, हाँ, मेंटल उसमें रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, ये सब रहेगा। तो एंग्जाइटी रहेगी तो वात प्रिडोमिनेंसी हम दिखा सकते हैं, अगर कंप दिख रहा है तो हम वात का चल गुण देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर कईयों में हीट इंटॉलरेंस रहता है तो वात पित्त का ये कर सकते हैं। तो हमें आयुर्वेदिक प्रेजेंटेशन करना चाहिए। जो कुछ लक्षण है, सभी सभी हाइपरथायराइडिज्म या फिर सभी हाइपोथायराइडिज्म में क्लासिकल सभी लक्षण दिखते हैं ऐसा नहीं होता है। कईयों को कुछ भी नहीं दिखेगा, ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन दिखेगा, कईयों का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उनको दिखेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ट्रीटमेंट तो हम मॉडल में तो एक ही दी जाती है, चाहे उसको कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन हो या फिर कुछ भी हो, वो डिपेंड ऑन थायराइड के हार्मोन पर ट्रीटमेंट देते हैं। पर हमारा ऐसा नहीं है। हमारे लक्षण में अगर वो चेंज हो गया, हेतु से लेकर हाँ लक्षण तक हमारा व्याधि का निदान अगर अलग हो गया, हमें लगा कि नहीं ये तो भस्म की लग रहा है, ये मॉडर्न ने उसका डायग्नोसिस हाइपरथायराइड किया, पर हमें वो भस्म की लग रहा है, तो उसको हमें वो खीर देनी पड़ेगी, गेहूं की खीर देनी पड़ेगी, आपा मार्ग तंडुल जो है उसकी खीर देनी पड़ेगी, ये हमारी ट्रीटमेंट रहेगी,
ठीक है, चाहे उसकी TSH कितनी भी हो। समझ में बात आ रही है? तो हेलो, जी सर, जी हाँ, सर। तो उसके हिसाब से कभी भी जाओ। मॉडर्न के हिसाब से जाओगे तो उसको लिमिट ही नहीं है कुछ, मीन्स विचार करने के आप कुछ सोच ही नहीं सकोगे। तो कुछ भी हो, उनकी लेवल कुछ भी दिखाने वो दिख रहे हो, कोई नया उन्होंने कॉम्प्लेक्स बताया हो, हाँ, कुछ भी हो, हमारे आयुर्वेद के तरीके से निदान करना, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना। यही ट्रीटमेंट है, ठीक है। जी सर। सर एक और चीज था, जैसे ये सर फैमिलियल है सब, हाँ? तो इसके लिए सर हम वही अपना मासिक वही फॉलो करना पड़ेगा। किसका क्या हुआ? फैमिलियल है, थायराइड हो गया, सोरियासिस हो गया, ये ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं ये। हाँ हाँ थायराइड हो, हशिमोटो हो गया या सोरियासिस हाँ, हो गया, हाँ, ये फैमिलियल हाँ, होते हैं सर। हाँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि आगे जो प्रोजेनी हो उस पे भी ना जाए? श्वेत रोग या उसको जैसे जब विटिलिगो चांस होता है, लेना वो भी हो तो पहले उनका दोनों का शोधन करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जहाँ शास्त्र में दिया है कि अति दोष कौन सी व्याधि है कि जिसमें दोषावस्था ज़्यादा रहता है, उसमें शोधन करना पड़ता है, तो उसमें इनफर्टिलिटी, शुक्र के व्याधि आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसे लोगों को जिनमें वबा आनुवंशिकता है, ऐसे लोगों में पहले शोधन करना उनका, और शोधन के बाद चांस लेने के लिए बोलना। अब व्याधि कौन सा है, देखो कोई भी व्याधि होने के लिए क्या लगता है, एक लगते हैं हेतु लगते हैं, दूसरा लगता है दोष, तुल्य दोष, और दूसरा लगता है दुष्य। ठीक है। अब कोई भी व्याधि हो, आप कौन सा बोल रहे हैं, त्वचा विकार है ना, तो त्वक विकृति के लिए क्या क्या लगता है, रक्त, मांस, बराबर है। ये दो चीजें जो है, ये त्वक विकृति में दुष्य ज्यादातर रहते हैं। रक्त रहता है, मांस रहता है, और क्लेद रहता है। ठीक है। अब इसके तुल्य क्या है, उसके हिसाब से मीन्स क्या कि अब देखो, अब किसी इंसान ने कफ प्रकोप कर आहार ले लिया, ठीक है, अब उसमें कफ बढ़ेगा। अब कफ बढ़ेगा, पर कफ का गुण समानता कौन सा धातु है, रस है, मांस है, शुक्र है, तो उनमें उसकी एफिनिटी ज़्यादा रहती है व्याधि करने की। ठीक है, समझ में बात आ रही है? कफ वृद्धि अगर हो गई तो रुग्ण में अगर मांस की ख वैगुण्य अगर हुआ, पहले ही पेशेंट में मांस का ख वैगुण्य है और उसने कफ प्रकोप का आहार विहार हो किया, तो मांस दुष्टि, मांस की व्याधि होने या फिर पीडिका हो जाएंगे, अरुंशिका हो जाएंगे, उसको ऐसे ऐसे एफिनिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है। हाँ, अगर उसने रस व दुष्टि है, अध्ययन कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, और उसने कफ प्रकोपक आहार विहार लिया, तो उसको छर्दी आएगी। हाँ, वो जो रस प्रदोषित व्याधि है वो जाए, उसको आएंगे। एक मिनट, एक फोन आ रहा है मुझे। हेलो हेलो, नमस्कार, ओसवाल बोलतोय. हाँ बोला. ते आपल्याला ते संधी तेल म्हणून दिलंय ना, हा. मी वापरतो पायाला, म्हणजे माझ्या गुडघ्यासाठी वापरतोय बघा. मला 1 तासाने फोन कराल का? हो करतो की. हा, 1 तासाने. हा, मी करतो तुम्हाला. ओके ओके ओके. नाही नाही, मी करतो ओके 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 ओके. हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर. हाँ, तो क्या करना है कि अगर देखो किसी को प्रमेय है, अब उसको प्रमेय की अनुवंशिकता है, अब उसके बच्चे में प्रमेय की अनुवंशिकता नहीं होनी चाहिए, तो उन दोनों को क्या करना है, शोधन करना है. शोधन हो गया. अब प्रमेय होने के लिए कारण क्या क्या है कि द्रव बाहुल्य कफ, बराबर है, और दुष्य क्या है, सभी दुष्य है प्रमेय में. रस है, अस्थि छोड़ के सभी दुष्य है. तो उन धातुओं का बल बढ़ाने का काम करना है हमें, और उन धातुओं के दुष्ट होने वाली जो जो कारण है उनमें, उनका त्याग करना है हमें. ये करने के बाद उसमें जो प्रमेय है वो अगले नेक्स्ट जनरेशन में होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे या फिर नहीं रहेंगे. समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे सुनो, जैसे अभी एक इंसान है, उसको रक्तज व्याधि है, और उसके बीबी को भी रक्तज व्याधि है. ठीक है. अब उसकी अनुवंशिकता बच्चे को नहीं होने के लिए हम शोधन करेंगे उनका. ठीक है. अब उसके लिए, अब उसके जो 9 महीने में उसका रक्त अच्छा होने के लिए, रक्त प्रसादन होने के लिए हम उसको अनंता जैसा कल्प, ऐसे जो कल्प है वो उनको चालू रखना, ताकि उसका जो रक्त धातु है वो अच्छा हो जाए, ताकि बच्चे में रक्त धातु का बीज अवयव जो है वो अच्छा हो जाता है.
और फिर रक्त धातु अच्छा होने के कारण अगर उस बच्चे ने भविष्य काल में रक्त प्रकोप का आहार विहार कुछ भी किया, अगर उसका धातु बल अच्छा है रक्त का, तो व्याधि करने में उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। समझ में बात आ रही है? हेलो जी। क्या नहीं समझा बोलो, मैं वापस बताऊंगा। देखो ये जो धातु है ना, या ऐसे ये करो कि ये रूम्स है, हाँ, ये 7 रूम्स है, ठीक है, और बाहर ये 3 दोष है, वात पित्त कफ, ठीक है। अब मैंने किसी ने बाबा कफ प्रकोपक आहार विहार ले लिया या फिर पित्त प्रकोपक आहार विहार ले लिया। ये पित्त प्रकोप आहार अगर जब पित्त दोष बढ़ेगा तो रस दुष्ट कब करेगा? हाँ, रस में भी कुछ फॉल्ट होना चाहिए ना। अगर रस धातु अच्छा है तो चांसेस कम है उसको रस दुष्ट करने के, रक्त दुष्ट करने के, मेद दुष्ट करने के, मांस दुष्ट करने के। इनका अगर इनमें ख वैगुण्य हो या फिर इनमें शैथिल्य हो, इनमें दुष्टि हो पहले से ही धातुओं में, तो ये जो पित्त प्रकोप है वो उसमें जाता है पहले और वो व्याधि करता है। जैसे अगर मांस दुष्टि कर उसने आहार विहार ले रहा है वो, या फिर मांस में उसका शैथिल्य है, ऐसे कुछ है, और इसने पित्त प्रकोपक आहार लिया तो ये पित्त मांसगत हो जाता है और फिर पिटिका अरुणशिका जो मांस की पिटिका है वो व्याधि निर्माण कर देता है। इसी प्रकार अनुवंशिकता जो रहती है उसका ऐसे सोचना चाहिए आपको। अगर प्रमेय है तो उन दोनों का शोधन करना, शोधन के बाद उनके हेतु कौन से है उसके हिसाब से उनका जो धातु बल है वो हर महीने में उसका धातु बल बढ़ाना। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में थोड़ा थोड़ा? हाँ सर, आ जाए सर समझ। हाँ, वो अनुवंशिकता है मीन्स क्या, वो स्पेसिफिक कोई जो दोष है, स्पेसिफिक कोई दुष्य जो है, स्पेसिफिक कोई धातु जो है वो उनमें अबल है, नहीं तो उनमें ख गुण नहीं तो उनमें दुष्टि ज़्यादा है ना, बराबर है ना। तो हम जी सर, वो पहले ही उसका काम कर देते हैं, उस धातुओं के बल बढ़ाएंगे। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो करेंगे, बोलो। और तो आपको क्या करना है, अगर उसमें दोनों में प्रमेय है ना, तो प्रमेय के कारण क्या है, कफ प्रकोप, ये कारण है प्रमेय के, है ना। दुष्य क्या है, ये सभी दुष्य है सर, हाँ, अस्थि छोड़ के। तो उसको क्या करना है, कफ बाहुल्य जो है आहार विहार, जिसमें क्लेद ज़्यादा है, जिसमें कफ दुष्टि होने के चांसेस है, ऐसा आहार विहार जो है उसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है, बराबर है। हाँ सर, हाँ, तो ये करना है उसको, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे। जी जी सर, थैंक यू सर। आपका समाधान हो गया ना? थोड़ा मैंने लेंदी बोल दिया पर। हाँ सर, यस सर। देखो दोष जो है वो पहले उसका जो दोस्त जो है उसको पहले दुष्ट करने की सोचते हैं, है ना। जैसे पित्त दुष्ट हुआ, पित्त वृद्धि हो गई तो उसका दोस्त क्या है, रक्त दोष है, क्योंकि उसका गुण जो है वो समान है उनके, बराबर है ना, गुणतः वो समान है। तो गुणों में साधर्म्य होने के कारण वो पहले उनका दुष्टि करने के सोचते हैं, क्योंकि उनको एक नेचुरल एफिनिटी है ना, पित्त को रक्त के साथ नेचुरल एफिनिटी है, बराबर है ना। तो ऐसे होता है। आगे। हेलो। बोलो। आपको समझ में आ रहा है ना मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, ओके, बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि जो अभी जैसे मैं किसी सेंटर में काम करती हूँ ना, आयुर्वेद का ही सेंटर है वो, वहाँ पे जैसे बहुत से पेशेंट आते हैं क्रोनिक किडनी फेलियर के, तो सर उसमें हम लोग को कैसे विचार करना है, क्योंकि पेशेंट आता है और वो सीधे अपनी फाइलें रखता है और बोलता है कि मेरा क्रिएटिनिन इतना हो गया है, यूरिक एसिड इतना बढ़ गया है, और इवन उन्हें समझाने की कोशिश भी करो तो भी वो रिपोर्ट को ही प्रेफरेंस देते हैं। नहीं, हमें नहीं देखना है अभी। देखो वो सीधा फाइल रखता है तो हमें भी उसको सीधा बेड पर लेटाना है और सीधे सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर वृक्क बीमारी है तो वृक्क किससे बनता है, मेद से बनता है, रक्त से बनता है, कफ से बनता है। तो कफ, रक्त, मेद, ये आपके जो मेन जो जिस पर चिंतन होना चाहिए, ये 3 मेन चीज़ें हैं,
ठीक है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो सर, वृक्क में आ रही हुई बीमारियां तो उसके अलग अलग है। एक अम्ल पित्त है, उसके कारण वृक्क की बीमारी आ सकती है। प्रमेह है, उसके कारण वृक्क की बीमारी आ सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से हमें वो चेन ढूंढनी है उसकी। हाँ सर जैसे अभी एक केस था ना, उस पेशेंट का ये था कि क्रिएटिनिन लेवल उसका 3 पॉइंट समथिंग था। तो मैंने उसके आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ही, जैसे आप बताते हैं कि हमें पूरा उसका हेतु निकालना है, तो सारे मैंने हेतु उसके निकाले थे। हेतु मैंने उसके बंद भी करवाए थे, और 15 दिन में उसे फिजिकली बहुत एक्टिव भी वो फील कर रहा था, और उसे ऐसा फील था कि वो जैसे बीमार ही नहीं है। तो इवन हुआ क्या कि वो एलोपैथ से भी साथ साथ अपना ट्रीटमेंट ले रहा था क्रिएटिनिन के लिए। तो वहां पे उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन दोबारा रिपीट करवाई, तो उसका क्रिएटिनिन 15 डेज में 3.4 पॉइंट से कुछ बढ़ करके वो 4 पॉइंट के समथिंग आया। तो वो पेशेंट जो था वो डिप्रेशन में गया। मैंने जबकि उसे समझाया भी कि रिपोर्ट्स की इतनी वैल्यू नहीं है, और सर उसने एलोपैथ वालों ने उसे एक और मेडिसिन कोई ऐड करी, और उसे ये बोला कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, तो उसके लिए वो ऐड ऑन कर रहे हैं। और सर अभी जो है उसकी फिर से कंडीशन जो है खराब हो रही है, उसे स्वेलिंग भी आ गई है पैरों में, और कॉन्स्टिपेशन भी हो गया है उसे फिर से। तो ही आपको क्या देखना है, आपको शोथ दिख रहा है तो शोथ के उपचार करो। आपको लग रहा है मलबद्धता है, उसका आम बहुत बढ़ गया है, तो आम पाचन करो। आपको लग रहा है कि दीपन कम हो रहा है, उसका अग्नि दीपन ज़्यादा नहीं है, वो पचा नहीं पा रहा है, तो आपको दीपन करना है। वो वैल्यू ऑटोमेटिक बाद में ठीक आ जाती है। देखो शरीर में सिर्फ क्रिएटिन नहीं रहता, जैसे शरीर में सिर्फ इंसुलिन नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, एक ही पैरामीटर के अनुसार सब कुछ ये करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी सर। हाँ, और दूसरी बात, पेशेंट को हम बोलते हैं ठीक है कि रिपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये पर आपको रिजल्ट भी दिखाने आने चाहिए ना, कि हाँ ये देखो आप ठीक हो रहे हो ना, आपका ये शोथ अभी कम हो गया है ना, आप वो मत देखो। आपका शोथ का, आपको अभी भूख लग रही है ना, तो आप वो मत देखो। तो उसको देखो, पेशेंट को क्या चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ना। उसको बीमारी रहित जीवन जीना चाहिए, ठीक है ना। सर पेशेंट जो था वो ट्रीटमेंट से खुश भी था काफी, 15 दिन के बाद फिर तो बहुत अच्छा भी फील था। लेकिन वही था, जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई और शायद अरे वही तो रहता है ना, तो इसीलिए तो हम तो रिपोर्ट करवाने भी नहीं बोलते, और है तो उसको पहले से बोलते कि आपको हम आपको ठीक करने वाले, रिपोर्ट को नहीं। हाँ, तो ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। सर अगर जैसे कि अगर हम मान ले कि कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, तो उसकी रिपोर्ट्स ठीक होने में, क्योंकि आजकल का जो पेशेंट है ना वो रिपोर्ट्स को बहुत वैल्यू देता है, हद से ज्यादा। आजकल का देता है, पर हमारे पास आने वाले पेशेंट नहीं देते। हाँ, हमें उनको यही तो करना है ना, ठीक है ना। हाँ जी। हमें तो बदलना है ना उनको, ठीक है ना। तो सर मतलब रिपोर्ट्स के लिए हम पेशेंट को अवॉइड ही करें एक तरीके से, उसे बोले ना कि आप करवाइए। हाँ, जहाँ ज़रूरत रहती है, एक लेवल रहता है, तब की बात है वो, ठीक है ना। पहला आयुर्वेदिक निदान होना चाहिए। देखो हमारे पास क्या है, आयुर्वेद है, हमारे पास क्या है, हेतु है, बराबर है। हेतु ढूंढना किसका काम है, हमारा है। वो आधुनिक वैदिक शास्त्र का है क्या, नहीं है, बराबर है ना। वो ढूंढने की कोशिश तो करते हैं क्या, नहीं करते। वो आम पाचन करते हैं क्या, नहीं करते। वो अग्नि का विचार करते हैं क्या, नहीं करते। और उनको लगता भी नहीं कि करना चाहिए, ठीक है ना। हमको ही लगता है कि हमें सब कुछ करना चाहिए, यही तो बात हो गई है। हमें वो भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ करना है, तो होता क्या, ढंग एक भी काम ढंग से नहीं होता, बराबर है ना। आप अगर एक ही काम ढंग से करोगे, आप अगर हेतु ही ढंग से निकालोगे, आप उसकी दिनचर्या ढंग से ये करोगे, सेट करोगे, आप उसके लक्षण देखोगे, आप उसका संप्राप्ति भंग ढंग से करना ये करोगे, तो बाकी की चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ सर तो कैसा है, ये रिसर्च और होते हैं, और फिर ये बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये खाओ, इससे क्रिएटिनिन कम हो जाता है। हाँ, ऐसे पिछले साल जो निकाली थी चीज़ें, अभी इस साल जो रिसर्च निकाले उसमें से 2-3 चीज़ों से क्रिएटिनिन बढ़ता है, ऐसे निकाला। तो ये रिसर्च बार बार चेंज होते जाएंगे, ठीक है ना, बराबर है ना। पहले जो उन्होंने 20-25 चीज़ें निकाली थी, 2 साल मैंने वो देखी थी, उसमें से अभी 2-3 चीज़ें ऐसी है जिससे क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये साल पर हर साल अगर चीज़ें अगर चेंज होती जाएगी तो आप किस पर ये रहेगी। तो इनकी जो नींव है वो हमारे जैसे नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हमारे तरीके से देखो, हाँ, जितनी हमारी जो लिमिट है, हाईएस्ट लिमिट पढ़ाई की, उतने तक तो जाओ। उसके आगे
वो करेंगे, ठीक है। सर अगर जैसे कोई पेशेंट आता है सीकेडी का और पेशेंट यूजुअली रहते हैं डायलिसिस के ऊपर, वीक में उनके 2 to 3 डायलिसिस चल रहे होते हैं, तो सर डायलिसिस हमें उनका कब बंद करवाना चाहिए, करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? हाँ, तब हमें जब हम वो केस लिखते हैं और उसके हमें लगता है कि बाबा इसको आमाजीर्ण ज़्यादा है, इसको बाबा ये व्याधि ज़्यादा है, उसमें ग्रहणी की दृष्टि ज़्यादा है, तो वो अगर जैसे हम ट्रीट करेंगे वैसे क्रिएटिनिन थोड़ी कम होती जाती है। जैसे क्रिएटिनिन कम होती जाती है वैसे डायलिसिस में उसको हफ्ते में 2 बार बुलाए तो हफ्ते में 1 बार बुलाते हैं। वो कब वो किसके मुताबिक बुलाते हैं, उनके लेवल के मुताबिक ही बुलाते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर हफ्ते में 1 बार, फिर 10 दिन में 1 बार, ऐसे हो जाता है। हर पेशेंट में होगा ही ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बहुदोषावस्था है, ये क्रॉनिक है। हाँ, कष्टसाध्य असाध्य इसके और गए हैं पेशेंट, ठीक है ना। हमारे शास्त्र में, हमारा शास्त्र इतना जेन्युइनली बताता है कि अगर वो व्याधि असाध्य है तो आपको छोड़ना है वो व्याधि, और नहीं छोड़ सकते तो आपको प्रत्याख्यान करना है, उसको पेशेंट को बोलना है कि नहीं ये हो सकता, फिर भी अगर दैव योग से अगर कुछ हो पाएगा तो मैं करूँगा। यावत कंठे कथे प्राण है तावत कार्य प्रतिक्रिया बताया ना, जब तक प्राण है तब तक क्रिया करो, पर कैसे उनको बता कर करो, ठीक है ना। और फिर बाद में बोला ये न वैद्या प्रभुरा ऐसा, वो भी ये नहीं है भगवान नहीं है, हम भी भगवान नहीं है ना। सर एक क्वेरी और मेरी है, जैसे कि अगर कोई सीकेडी का पेशेंट आता है तो हम उसके हेतु जो है वो ये वाले देखेंगे ना कि वो रक्त दृष्टि के, कफ दृष्टि के, और मतलब जिससे वृक्क बनता है उसी की ही दृष्टि के देखने ना। हाँ, और लक्षण रहते हैं, लक्षण समुच्चय बताता है आपको इस व्याधि की ओर जाना है ना। ज़्यादातर शोथ रहने वाला रहता है, पांडु कभी कभार निदान हो जाता है, ग्रहणी कभी कभार निदान हो जाता है। 10-15 साल से पहले अर्श की हिस्ट्री रहती है और फिर अभी सीकेडी आ गया, ऐसे हो जाता है। तो कभी कभार अर्श की दिखती है, मलबद्धता दिखती है, बार बार मलबद्धता दिखती है, वो बार बार क्रीमेफिन लेता है, बार बार टॉयलेट को जाता है, पर वो कवर नहीं होता, वो बोलता है कि मुझे पाइल्स की बीमारी थी पहले। हमें अर्श का निदान होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अर्श में बाद में उदावर्तित जब आपान हो जाता है तो समान को बिगाड़ता है, व्यान को बिगाड़ता है, उदान को बिगाड़ता है। वो व्यापकता जो अर्श की आपने देखी है तो बहुत बड़े बड़े व्याधि है उसमें, ठीक है ना। तो हमारा निदान अर्श होना चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से हमारा निदान होना चाहिए। कईयों में जीर्ण ज्वर निकलता है तो उस हिसाब से अपना निदान होना चाहिए। ठीक है सर। सर एक और केस था, पूछ लूं क्या मैं अभी? सर जैसे एक फीमेल थी, 60 ईयर एज थी उनकी, तो उन्हें क्या हुआ था, उन्होंने ना वात प्रकोपक आहार लिया था। वात प्रकोपक आहार, वो ऑलरेडी प्रमेह की पेशेंट थी और उनका ट्रीटमेंट भी ऑन ऑफ ऐसे ही चलता था, मतलब प्रॉपर उन्होंने मेडिकेशन लिया नहीं था, कभी जैसे ले लिया तो ले लिया, कभी आयुर्वेद ले लिया, कभी एलोपैथ ले लिया, इस तरीके से ऊपर नीचे उनका ट्रीटमेंट था पूरा। तो सडनली उनका हुआ क्या था कि उन्होंने ना, मतलब वो हिली स्टेशन में रहती हैं, तो वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, तो उन्होंने जो स्नोफॉल हुआ था तो उस आइस का उन्होंने इंटेक करा था, और आइस इंटेक करने के बाद उनके मल और मूत्र रुक गए थे। तो उसके बाद हुआ क्या था कि एलोपैथ में उन्होंने दिखाया था, तो कैथेटर डाल करके उन्होंने यूरिन तो रिमूव कर दी थी उस टाइम पे, लेकिन फिर बार बार वही संप्राप्ति बन रही थी कि पेशेंट की यूरिन जो थी वो रुक रही थी और ब्लैडर जो था वो फिलअप हो रहा था प्रॉपर्ली। तो वो बार बार उन्हें कैथेटराइजेशन करवाना पड़ रहा था। तो उसके बाद उन्होंने यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, यूरोलॉजिस्ट ने उनकी काफी सारी इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन में एज सच कुछ आया नहीं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड में ये निकला कि सिस्टाइटिस है। और फिर उन्होंने और हायर जांच करी उसकी यूरोलॉजिस्ट ने, तो उसमें उन्होंने एट द लास्ट ये बोला कि इनका जो यूट्रस है वो क्या है कि पैरालाइज हो चुका है, तो इस वजह से इन्हें लाइफ टाइम कैथेटर पे रहना पड़ेगा। तो फिर पेशेंट ने ये करा कि लाइफ टाइम कैथेटर तो वो रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने आयुर्वेद डॉक्टर को ही दिखाया था। तो आयुर्वेद डॉक्टर से जब उनका ट्रीटमेंट चला था तो उसके बाद उनका कैथेटर तो अब रिमूव हो चुका है, लेकिन अब उनका ये है कि जैसे यूरिन उन्हें आती है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इवन ये है कि जैसे वो बेड में बैठी हैं तो वो यूरिन पास आउट करने के लिए वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से उन्हें अब डायपर यूज करने पड़ते हैं। तो सर इस केस में हमें किस तरीके से विचार करना है और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? देखो क्या होता है शरीर में कभी कभार क्या होता है हेतु आता। अभी उसने बर्फ खाया, ये बर्फ से इतना सब कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना।
बराबर है ना। सर पेशेंट के पहले के भी निदान जो हाँ, थे वो पहले मतलब निदान थे। काफी सारे ऐसे ही थे। हाँ, तो ऐसा क्या पहले होता के है, भी ऐसे सुनो, ही थे। ऐसा क्या होता है, कभी कभार पेशेंट बोलता है अरे मैं इतने सालों से तो ये चीज़ खा रहा हूँ, इतने सालों से मैं विरुद्धान्न सेवन कर रहा हूँ, या फिर मैं दूध और लवण ले रहा हूँ, या फिर मैं फल आहार व दूध ले रहा हूँ, मद्य पी रहा हूँ, स्मोकिंग कर रहा हूँ, इतने साल से 10 साल से कर रहा हूँ, फिर भी मुझे व्याधि नहीं हुआ है ना। और अभी 60 की उम्र है, हाँ 70 की उम्र है, अभी मुझे ये निकला कि मुझे ये है ना, ऐसा होता है ना। तो वो बोलता है कि हाँ जी। 25 साल तक कुछ नहीं था, है ना, ठीक ठाक था, है ना, और ऐसे कैसे हो गया। ऐसे होता है। तो ये क्या है, इसके कारण क्या है, इसका कारण है काल प्रकर्ष। जब दोष जो है वो प्रकोपित हो जाते हैं, तो वो दोष समूर्छना हो जाती है। पर आपने ये भी देखा होगा कि व्यभिचारी हेतु, कई हेतु रहते हैं कि वो हेतु रहते हैं, और उनमें इतनी ताकत नहीं रहती कि वो व्याधि उत्पन्न करे। हाँ जी सर। तब तक नहीं करते जब तक उसको काल का साथ ना मिले, काल प्रकर्ष ना मिले। जब उसने पहले से ही वात प्रकोप, उसका आहार विहार होगा, बराबर है, उसका पहले से ही हाँ कुछ हेतु होंगे, वो सब डिटेल केस हिस्ट्री लेनी चाहिए, पहले से ही कुछ होगा। और फिर सर अभी पेशेंट को ये था कि उसे ना बहुत ज्यादा बर्निंग भी रहती थी हाँ, तो बॉडी सुनो, में, तो जैसे उसके हीट लेती थी, तो वो आइसक्रीम वगैरह भी लेते थे प्रॉपर। हाँ, आइसक्रीम क्या करते थे सर वो आइसक्रीम का इंटेक भी करते थे ऑलरेडी, मतलब ना काफी लंबे टाइम से ही। तो वही तो और ना। even वहाँ का जो तो देखो, atmosphere है, वो अभी भी देखो, मतलब cold है। अभी तो दिख रहा है, आपकी जो केस बताई वो शीत गुण का बहुत उत्कर्ष हुआ है। शीत गुण बहुत गया है शरीर में, ऐसा लग रहा है ना। अब शीत गुण से होगा क्या क्या, एक तो वात प्रकोप होगा, कफ प्रकोप होगा शीत गुण से, और स्तंभन ये क्रिया होगी जो उसको दिख रही है ना। अभी हाँ जी। जो व्याधि है वो अपान क्षेत्र में है। अभी अपान क्षेत्र में हमें उष्ण गुण करना है, और अपान की चिकित्सा अनुलोमन करना है, फिर उष्ण अनुलोमन चिकित्सा आपको करनी है। ये मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, ऐसी करनी नहीं है, आपको डिटेल केस हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। तो हेतु तो दिख रहे हैं क्या कि शीत गुण बहुत खाने से हो गया है। और भी हेतु निकालो क्या है क्या नहीं है, पर अभी दिख रहे हैं आपके केस में शीत गुण उत्कर्ष दिख रहा है, और अपान कक्षा में सब विकृतियाँ आ गई है। तो उसको उष्ण वातानुलोमन ऐसी जो ट्रीटमेंट है, वो चिकित्सा चालू करो। ठीक है सर पेशेंट जो है ना अभी इंसुलिन पे है। वो नहीं, वो आप क्या है अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस बता रहे हो, उसको एक सिंप्लीफाई करना चाहिए फॉर्मेट में आपको, ठीक है ना। और आपकी चिकित्सा वो लेने वाला है क्या, उधर से लेके गाड़ी स्टार्ट होगी। ठीक है ना। ठीक है सर। पर उसके हेतु, उसके गुणों के हिसाब से जाओ, क्योंकि जब अगर व्याधि संकर आपको दिख रहा है कि ये भी व्याधि है वो भी व्याधि है, बहुत सारे हेतु है पहले से ही, ठीक है ना। और फिर हमें लॉस भी काफी है पेशेंट का। हाँ, तो वात प्रकोप है ही ना, और फिर शीत गुण, और ये अभी उनका ओल्ड एज, इससे काल प्रकर्ष से व्याधि, वो सब जो कुछ है व्याधि उसने स्वरूप प्राप्त कर लिया है ना, बराबर है ना। हाँ जी सर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको डिटेल केस हिस्ट्री ले लो, गुण देखो उसके, कैसे कैसे संप्राप्तियाँ ये हुई है और अभी क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से चिकित्सा करो ना। उष्ण वातानुलोमन अगर उसने किया तो वो हो जाएगा। पर शीत रक्त दुष्टिकर हेतु है क्या, वो भी देखो, पित्त प्रकोप हेतु क्या है वो भी देखो, सब देखो, आप केस हिस्ट्री ले लो। ठीक है सर। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पेशेंट नहीं देखा, मैंने पूरी डिटेल केस हिस्ट्री नहीं ली है ना। मैं चिकित्सा सिद्धांत आपको गाइड कर रहा हूँ ये इस डिस्कशन के माध्यम से। तो सर इस केस में हम क्या मानेंगे कि पेशेंट को यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो गया है, या फिर जैसे एलोपैथ वालों ने डायग्नोस कर दिया कि वो पैरालाइज हो देखो, चुका है। शीत गुण जो है वो वात वर्धक है, कफ वर्धक है और स्तंभक है, ठीक है ना। तो अभी ये सभी चीजें है उसमें दिख रही है। तो हमें वात का काम करना है उष्ण गुण से और अनुलोम से, है ना, ठीक है ना। जी। तो अजमोदा ऐसी जो द्रव्य है, जो उष्ण और वातानुलोमक है, ऐसे द्रव्य जो है उनका प्रयोग करो। अभी वो ओल्ड एज में भी गई है और उसमें वजन भी कम है, इसका मतलब वात प्रकोप तो गारंटेड है उसमें, ठीक है ना। तो ऐसे द्रव्य जो है देवदार, एरेंडामोल, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करो।
जी सर, पेशेंट ने एक और चीज बताई थी कि मतलब पेशेंट के जो साथ वाले थे कि पेशेंट को जो है ना बहुत ज्यादा तीखा खाने का मन करता है, तो वो हरी मिर्ची हाँ काफी तीखा ही खाता है खाएगा ना, इस इतना शीत गुण बढ़ गया है तो गुण विपरीत तो उसको जो है ना, हाँ वो उसकी इच्छा उष्ण गुण की रहेगी ना, बराबर है ना। तो सर जैसे अगर हमने इसमें उष्ण उष्ण और वात अनुलोमन चिकित्सा करी तो उष्ण गुण की वजह से पित्त इम्बैलेंस होने के चांसेस नहीं रहेंगे? अभी तो उसका वात हमें ये करना है ना। अभी वो कौन से एज में है, पित्त के एज में है क्या? नहीं सर, नहीं वात है, की। वात के एज में है ना, हेतु किसके, हाँ वात के हैं, है ना। जी, तो हम्म ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, ये पेशेंट उष्ण खाने की इच्छा प्रकट करता है ना, तीखा खाने की इच्छा प्रकट करता है, अग्निय भूयिष्ठ पदार्थ खाने की इच्छा प्रकट करता है और उससे उसको आराम भी पड़ता है। ये उपशय बताता है आपको कि आपको उष्ण गुण प्रयुक्त करना है। ठीक है। हाँ जी सर। नेक्स्ट सर इसी केस में जो जैसे मांस शैथिल्य हो गया है, ब्लैडर की मसल्स यूरिन नहीं रोक पा रही हैं, वो सब तो है, उसके लिए क्या देंगे? वो सब है, तगर करके द्रव्य है तगर। तो वो इसके लिए, हाँ उसके लिए मांस शैथिल्य भी कम कर देता है और ओल्ड एज में जो इनकॉन्टिनेंस है वो कम कर देता है। तो तगर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के लिए द्रव्यों में बहुत है हम करने के लिए, पर केस कैसे, मैंने अगर बोल दिया कि ये द्रव्य यूज़ करो तो वो क्या होगा, आप वही करोगे और पेशेंट की कोई केस हिस्ट्री में कुछ मुझे बताने का आपने भूल गया होगा या फिर उस समय अलग होगा, तो कुछ ये हो सकता है, इसलिए मैं सिद्धांत आपको बता रहा हूँ। तो वो जो कॉन्टिनेंस है वो तगर कम कर देता है। ठीक है। तो सर ये ओल्ड एज में यूरिन इनकॉन्टिनेंस तो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसमें ये इसकी डोज क्या रहेगी तगर की? 1 ग्राम 1.5 ग्राम ऐसा रहेगा आपातकाल में। हस्ती में अभी भी वो उसका अच्छा प्रयोग है तगर का। सर ये हिमालय की भी आती है तगर, तो उसमें कैप्सूल्स आते हैं। हिमालय की क्यों लेना, रॉ ड्रग लेना। आपको मालूम है, आप कॉन्फिडेंट बोल सकते हो कैप्सूल में तगर ही होगा? हाँ जी, नहीं सर। नहीं, फिर जिस द्रव्य में कॉन्फिडेंट हो आपको कि ये तगर ही है, ये यही है, वही करना कभी भी, है ना। हाँ जी। तो सर ये जैसे चूरन, मतलब चूरन टाइप में देना चाहिए हमें? हाँ, चूरन टाइप में देना चाहिए। तो सभीयों में मत प्रयोग करो, वो उष्ण है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ द्रव्य क्यों बता नहीं रहा हूँ, आप सभी इनकॉन्टिनेंस में वो प्रयोग करोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको हेतु से लेकर संप्राप्ति तक मैं बोल रहा हूँ ना, वैसा पिक्चराइजेशन विजुअलाइजेशन होना चाहिए। ये इसकी वजह से हुआ। अगर अर्श के उदावर्त के कारण ये सब संप्राप्तियाँ हो तो ट्रीटमेंट तगर नहीं है, वो ट्रीटमेंट सुरण है। ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर ग्रहणी, हाँ बोलो। तो सर बीपी के पेशेंट में ये नहीं देना चाहिए फिर? बीपी क्या होता है वो तो मुझे मालूम ही नहीं। आयुर्वेदिक में क्या है आपका निदान, वो बोलो आगे। सर मेरी एक केस है, पेशेंट 5 दिन पहले मेरे पास आई थी, 21 इयर्स की है, वो सिलाई फैक्ट्री में काम करती। हेलो, हाँ 21 इयर्स फीमेल है सर, और सिलाई की फैक्ट्री में काम करती है। दिन भर मोस्टली उसको सिलाई मशीन पे ही काम होता है। तो सर वो आई थी ये करके कि उसको इतना सीवियर हेडेक है कि उसका हस्बैंड नर्सिंग में रहा। उसने बहुत सारी पेन किलर ले ली, इवन डायनापार से लेकर पता नहीं क्या क्या ले लिया, उसको किसी पेन किलर से इफेक्ट नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था। तो फिर मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि मतलब उसका चलना फिरना है ही नहीं, सिटिंग जॉब है और घर में आती है, खाना और सोती बहुत है। वो रात में 8 बजे सो जाती है और सुबह 7 बजे उठती है, 12 घंटे तक सोती है। वो शिरोरोग का कारण है। हाँ सर, और सर 7 बजे ही वो खाना खा के एकदम, मतलब उसका हस्बैंड कहता है कि कुछ चलती फिरती है ही नहीं, खाना खाएगी सो जाएगी बेड पे। तो ना चलने फिरने से भी अपान की दृष्टि होती है सर। हाँ, फिर शिरोरोग के कारण जो है ना, उसमें सब कुछ है। बोलो।
तो सर फिर मैंने उसका वातज उदावर्त जन्य वातज शिवशूल करके ऐसा निदान किया सर, और मैंने वात के अनुलोमन ही कुछ ड्रग्स लिए। तो मैंने कहा आप ये लो, फिर मुझे बताओ। तो मैंने कल उसको फोन करके पूछा कि आप को कैसा फील हो रहा है, क्योंकि उसने मुझे ऐसे बोला था कि पेन किलर से भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा मैं फोन करके उसको पूछती हूँ पेशेंट ने नहीं किया कि आया या नहीं आया, कि मेरा डायग्नोसिस ठीक है या नहीं। तो उसने बोला कि मैडम जब तक मैं दवाई लेती हूँ तब तक मुझे आराम रहता है, और उसके बाद नहीं है। बोलूं मैं सर? जी सर। हो गया जी। और सर मुझे ये भी पूछना है कि सर ऐसा पेशेंट अगर हमारी ओपीडी में आए, जैसे वो पूछते हैं ना कि सर मैडम ऐसा कुछ है कि हमें इंस्टेंट आराम आ जाए, तो सर उसके लिए भी बताइएगा कुछ। सुनो, अब शिरोरोग जो है, शिरशूल जो है, उनके जो कारण बताइए। तो टेलर है, टेलर में क्या क्या रहता है? एक जगह पर बैठना, और दूसरी बात नीचे देखना। शिरोरोग अध्याय देखोगे तो उसमें टिपिकल हेतु दिया है, उसमें बहुत समय तक नीचे देखना, ये शिरोरोग का कारण बताया है। आपने देखा? सर मैंने ये नहीं तो देखा। सुनो, देखा तो था पर ये नहीं तो शिरोरोग में नीचे बहुत बार देखना, जैसे मन्यास्तंभ में ऊपर की ओर बहुत बार देखना। ठीक है जी सर। ऊपर की ओर बहुत बार देखना, उसमें मन्यास्तंभ में दिया है। और इसमें शिरोरोग में नीचे की ओर ज़्यादातर देखना। फिर जागरण करना, रात को जागरण करना, दिन को सोना, ये शिरोरोग के हेतु है। इससे शिरोशूल होता है। जब तक वो बंद नहीं होता तब तक दवाइयों का कुछ भी फायदा नहीं। ठीक है। गन्ना ये अपना तकिया, ज़्यादा तकिया लेकर सोना, ठीक तकिया लेकर सोना या फिर बिना तकिए से सोना, ये शिरोरोग का कारण है। टीचर्स, प्रोफेसर, प्राध्यापक, इनमें अति भाषण रहता है, संगीत गाने वाले, तो अति भाषण ये शिरोरोग का कारण है। ठीक है ना। अब दिवास्वाप वो कर रही है, रात्रि जागरण कर रही है, वो चेंज नहीं कर रही है। आप नस्ते दे रहे हो, 10 नस्ते दे रहे हो, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हेतु चालू है ना। तो उनको बोलो स्वाप नहीं कर रही है, वो बस रात तो वो बंद कर दो। मतलब दिन भर तो ड्यूटी में रहती है, और दूसरी बात, 8 बजे सो जाती है रात। दूसरी बात, नीचे देखना ये कारण ही है। अब ये कई लोग क्या चीज़ रहती है कि ये व्यवसाय नहीं छोड़ सकते, है ना, बराबर है ना। तो फिर क्या करना? फिर रेगुलर उसको नशे के लिए देना। वो बोली दवाई बंद करने के बाद ये हो जाता है, फिर से वो होता है, तो चालू रखो बोलना। ठीक है, क्योंकि कारण हेतु जो है वो चालू है ना। जैसे मानसिक दुख है, ये शिरोरोग का कारण है। बार बार कोई फैमिली में एक मेंबर चला गया, फिर दूसरा चला गया, फिर कई पीरियड्स पे 2-3 महीने के बाद तीसरा चला गया, तो ये जो ट्रिगर बैठता है वो शिरोरोग अध्याय में दिया है, तो उससे शिरोशूल होता है। ठीक है ना। सुबह 1-2 3 गिलास पानी पीने वाले लोग, अति अम्बू पानी, ये शिरोरोग का कारण है। ये छोटे छोटे कारण रहते हैं, है ना। वो हम उनको निदान जो है वो उसका त्याग करना चाहिए, वही ट्रीटमेंट है। आप बोलोगे नहीं ये होगा ऐसे होगा, तो जब तक ट्रीटमेंट चालू है तब तक ही आराम पड़ेगा। ठीक है ना। उसको नशे में क्या दे सकते? टिपिकल अगर वो वातजी शिरोशूल आपको दिख रहा है, टिपिकल वातजी शिरोशूल आपको दिख रहा है, टिपिकल मीन्स क्या? वो शिरोशूल है, वात के काल में बढ़ता है, हेतु वात के है, ऐसा दिख रहा है, तो गोघृत जो है उसका नस्य देना हफ्ते में 2 बार। तो अगर टिपिकल वातज दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि ये बाकी कोई अनुबंध है, तो उसके हिसाब से पेट में दवाई देना और उस हिसाब से नस्य करना। तो टिपिकल वात का है तो तेल ले लो, वात पित्त का है तो घृत का नस्य कर दो उसको, ऐसे उसको नस्य कर दो। ठीक है सर। और नस्य से शिरोशूल यही होता है, एकदम सडन कम हो जाता है। पर नस्य की मात्रा है ना, वो बहुत से होते 2-2 थेम 3-3 थेम देते हैं, ऐसे नहीं देना। 5-5 10-10 थेम देना, कुछ नहीं होता। ठीक है। गले में वो तेल आ जाता है, वो उसको थूकना है। ठीक है। अगर दोष प्रकोप ज़्यादा है, आपको दिख रहा है, तो द्रव्य की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए ना, है ना। यस सर। ठीक है सर। आगे बोलो। कौन पूछने वाला है? पूछो। सर जो नस्य बोला आपने वो सामावस्था जाने के बाद देना है? सामावस्था जाने के बाद देना है। नाक में स्त्राव नहीं रहेगा तब देना है।
पहले पाचन करना है। पाचन करना और ये सर, ये अगर कॉमन जैसे चीज है। हाँ, जैसे जैसे एलोपैथी में कि अगर इंटर ने पूछा किसी सीनियर को, सर इसको कौन से एंटीबायोटिक दूं, तो वो बोलेगा नहीं इसको एमॉक्स दे दो। तो एमॉक्स देने के बाद पेंटाप्रोजोल देना ये कॉमन जैसे है ना, या फिर रेबिप्रोजोल देना, वैसे ही हमारे इसमें अभी ये चिकित्सा बोल रहा हूँ तो पाचन करना ये कॉमन है पहले। ठीक है, तब तक दोष पर काम नहीं होगा। नस्से तो हमारे ग्रंथ में बहुत बार बोला है ना देने के लिए। तो अगर पेशेंट फुल डे बिजी है तो उसको हम एक ही बार बोले तो वो कौन से काल में देना है, मतलब स्पेसिफिक? देखो पहले तो उसको आप दोष के हिसाब से काल ये करो। हाँ, अगर उसको शिरशूल कब ज़्यादा होता है, रात को ज़्यादा होने वाले लोग रहते हैं तो उनको 5 बजे 4-5 बजे नस्से दे दो। ठीक है, दोपहर को पित्त जो शिरशूल रहता है तो 11 बजे उसको नस्से दे दो। उस हिसाब से दे दो। ठीक है, समय ही नहीं है तो समय निकाल के करो। ऑफिस में भी आप चेयर पर ऐसे करके ले सकते हो, ऐसे उनको बोलो। ठीक है सर। पर नस्से का बहुत फायदे होते हैं। बहुत फायदे होते हैं, तो वो देनी चाहिए। हाँ सर, अष्टांग हृदय में तो शिरोरोग चिकित्सा में सिर्फ नस्से ही बोला नस्से है, ही बोला है। जैसे योग कुछ योग बोला नहीं है। हाँ, आगे आप कोई भी व्याधि है तो उसके देखो निदान में कितनी व्यापकता है हमारे इसमें। इतना कॉमन नहीं है ना कि कफ प्रकोपक हो गया, कफ कर आहार ले लिया तो ये व्याधि, ऐसे नहीं। तो ऐसे अगर होता था तो कोई किसी ने भी कफ प्रकोपक आहार विहार लिया तो उसको कफजी व्याधि सब कुछ हो जाएंगे, या फिर एक ही व्याधि हो जाएगा कफकर व्याधि, ऐसे नहीं है ना। ज्वर के टिपिकल हेतु है, रक्त पित्त की टिपिकल हेतु है ना। कोई भी व्याधि अर्श के टिपिकल हेतु है। हर एक के टिपिकल, प्रमेय के टिपिकल हेतु है। कफकुच्च सर्वम भी बोला है उन्होंने, पर आस्य सुखम स्वप्न सुखम ये भी बोला है स्टार्टिंग में, है ना। जो वो ज्वर में बोला है कि आस्य सुखम स्वप्न सुखम नहीं बोला है ना। जलोदर में बोला है कि आस्य सुखम स्वप्न सुखम नहीं बोला है, यहाँ बोला है आस्य सुखम स्वप्न सुखम, है ना। तो विशिष्ट हेतु से विशिष्ट दोष विशिष्ट तरीके से दुष्य हो जाकर विशिष्ट प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है ना। आगे जी सर, जैसे अभी एक वैद्य ने पूछा था कि डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेरेंट्स हैं, तो उसकी बेबी को मतलब डायबिटीज ना हो तो उसके लिए आपने आहार विहार बोला था कि आपने कफवर्धक नहीं करना और शोधन करवाना है। तो ऐसी बड़ी बड़ी डिसीजेज हैं जो जेनेटिक है, जो जनरेशन टू जनरेशन जाती है, तो उसमें भी हम ऐसे ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। शोधन करना है पहले कभी भी। हाँ, दोनों का वोमेन वेरिएशन करना है किसी भी जो कंस्यू करके, क्योंकि अभी का जो समय है उसमें लीन दोष, आम दोष ये प्रकोपित हुए रहते। कोई ढंग से खाना नहीं खाता, अध्यशन करता है, अजीर्णाशन करता है, कोई ना कोई तो व्याधि रहती है ना। तो धातु अच्छे नहीं रहते, अग्नि अच्छा नहीं रहता। तो शोधन करने के बाद क्या हो जाता है, हम आगे की सोचने की जो चीज़ है वो कर सकते हैं। कभी भी पहले वमन विरेचन दोनों का करना है, उसको इसके लिए टाइम निकालना है, वो करना है। रही बात प्रमेय की, तो जो अनुवंशिक रोग है उनमें श्रेष्ठ कौन सा है, तो प्रमेय है बोला है। अनुवंशिक रोग में श्रेष्ठ कौन सा है, तो प्रमेय बोला है। अब तीसरी बात ऐसी है कि जो आप प्रमेय बोल रहे, डायबिटीज बोल रहे, वो प्रमेय है क्या, वो देखना चाहिए। प्रमेय हमारा व्याधि ये यूरिन, प्रमेय जो व्याधि है वो यूरिन का है हमारा आयुर्वेदीय, है ना। उसमें प्रभुता है, अविलमूत्र है। मॉडर्न का डायबिटीज जो है वो रक्त में शर्करा है। दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है ना, है ना। उनका यूरिन से कुछ मतलब नहीं है, उनको ब्लड में शुगर होनी चाहिए। हमारे में ब्लड में शुगर होने का कुछ मतलब नहीं, हमारे यूरिन में प्रभुता अविलमूत्रता होनी चाहिए, है ना। तो दोनों में फर्क है। तो डायबिटीज वालों को प्रमेय मत बोलो, प्रमेय वालों को डायबिटीज मत बोलो। सर, और पित्तज अनात्मज व्याधियों में रक्त क्लेद एक व्याधि बताया गया है ना, रक्त क्लेद व्याधि है ना। क्या क्यों बताया, देखो क्लेद ये ऐसी चीज है जो सभियों के, जो रस को भी दूषित कर सकती है, रक्त को भी कर सकती है, मांस को कर सकती है, शुक्र तक सभियों को कर सकती है, सब जगह घूमने वाली चीज है, ठीक है। और उसकी अभिव्यक्ति मूत्र में पता चल जाती है, जैसे प्रमेय में पता चल जाती है हमें, है ना। क्लेद क्या है, आर्द्रता है, मॉइस्चर है, ठीक है ना। तो अगर क्लेद दुष्टि हो गई ना तो सब धातु दुष्ट होने के चांसेस बहुत रहते हैं फटाफट। तो प्रमेय में ये होता है, ठीक है ना।
प्रमेय में रक्त दृष्टि दिखती है, रक्त दृष्टि दिखती है, मांस दृष्टि दिखती है, शुक्र दिखती है, मज्जा दिखती है, अस्थि छोड़ के, है ना। तो ये होता है, ठीक है। इसीलिए क्या प्रश्न पूछा था आपने, वही भूल गया मैं। सर वो मैंने पूछा था जैसे कि सर कभी क्लिनिक पे पेशेंट आ जाता है कि इमरजेंसी में कि उनका बीपी देखो कि बहुत हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो अगर बीपी मेजर करो तो 190 100 होता है, और अगर पल्स से देखें तो ऐसे पित्तज, टिपिकल पित्तज पल्स लगती है, और उसकी वॉल्यूम भी 2-3 दिन कॉन्स्टिपेशन रहा ना तो भी बीपी कभी कभार बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ते हैं, ठीक है। सीवियर आम्ल पित्त है, 2 दिन से उसने तीखा बीखा खाना खाया, हाँ, और बहुत एसिडिटी होगी, तो इसमें भी पाल्पिटेशन बढ़ते हैं और स्वेदा दिखता है और बीपी शूट हो जाता है, हाँ। स्ट्रेस टेंशन हेवी एकदम आ गया, जागरण हो गया, कोई फैमिली का कोई दूर का रिश्तेदार ये ऑफ हो गया तो जागरण हो गया, प्रवास हो गया, इसमें भी बीपी बढ़ता है, ठीक है। तो आप उसको नींद पूरी करने के लिए अगर बोलोगे तो भी बीपी एक शाम तक कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये शरीर की नीड रहती है ना, उस समय बढ़ गया तो उस हिसाब से अगर ट्रीटमेंट होगी, हाँ, पेट साफ होने की हमने दवाई दे दी, पेट साफ हो गया, ये हो गया, वातावरण हो गया, बीपी कम हो जाता है धीरे धीरे। कई चीज़ें उन्होंने इमरजेंसी कही है, कई इमरजेंसी नहीं होता। मेरे पास एक पेशेंट है, उसका बीपी 180 है, वो कम ही नहीं होता किसी से, और उसको कुछ भी तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो सर पेशेंट आते जैसे जिनको बीपी 150 हाँ, 100 मेरे पास है ना अभी पेशेंट, वो कंपनी का अच्छे पोस्ट पर है, और वो कंपनी में बार बार ये रहता है ना, ब्लड चेकिंग रहता है, तो उसमें वो निकल जाता है ना, तो इसके लिए उसको बीपी कम चाहिए उसको, पर वो किसी से भी होता नहीं। एम्लोडिपिन दो, इससे दो, एक 10 इससे कम हो जाता है, 160 तक आ जाता है ओवरडोज दिया तो, ठीक है। फिर बंद किया तो वो ज़्यादा हो जाता है, पर 180 के ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं आता, और उसको कुछ भी तकलीफ नहीं है, तो क्या बोले, है ना। तो वही सर, ऐसे पेशेंट को कुछ मेडिसिन कुछ भी नहीं देने की जरूरत, अगर उसको लक्षण ही नहीं है, उसको कुछ तकलीफ नहीं है, हेतु कुछ नहीं दिख रहे उसको, आप उसको आहार, दिनचर्या वो सब बताओ, वो सब उसके हिसाब से बराबर है, ठीक है। उसको पेट साफ 2 टाइम हो रहा है, यूरिन में प्रॉब्लम नहीं है, दीपन अग्नि बराबर है, आम पाचन बराबर किया है, नींद अच्छी लगती है, प्रसन्न मन है, खत्म, है ना, तो बराबर है ना। एकदम से जैसे आता है, वैसे मॉडर्न में तो एम्लोडिपिन सबलिंगुअल दे देते हैं, तो सर हम लोग भी कुछ ऐसा दे सकते हैं कि तुरंत बीपी कम आ जाए। वही बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने कई चीजें हैं, अगर शोक, चिंता, ऐसे इससे अगर ब्लड प्रेशर ये है, हाँ, तो मौक्तिक भस्म दिया तो उससे भी कम हो जाता है, हाँ, स्ट्रेस इंड्यूस अगर हो गया तो। पर हम ऐसे लाक्षणिक नहीं ना करते, आज ठीक है अभी कम हो गया, फिर कल का क्या, संप्राप्ति भंग करनी है ना आपको, बराबर है ना। सर्पगंधा सबलिंगुअल दे दी, हाँ, जागरण हो गया और ये हो गया, तो उससे भी बीपी झट से कम हो जाता है ना। तगर चूर्ण है, वो भी सबलिंगुअल लिया तो भी बीपी कम हो जाता है, पर ये तो हम नहीं करते ना ट्रीटमेंट, हमारा वही तो ये नहीं है ना। बीपी कम करना ये ध्येय नहीं है हमारा, बीपी क्यों बढ़ गया है वो कम करना वो हमारा ध्येय है, बराबर है ना। जी सर। आप रोज लोगे सर्पगंधा सबलिंगुअल, बोलोगे फिर नहीं बोलोगे, ऐसा है। अति अम्बुपान करने वाले लोग, उनमें बीपी भी ज़्यादा रहता है, बहुत से लोग, बहुत सी कारण है, कारण मीमांसा है ना। और कितने मॉडर्न में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन दिया है, उसको बीपी नहीं रहता, जब हॉस्पिटल जाता है पेशेंट डॉक्टर को देखता है और देखने के बाद उसको बीपी शूट होता है, उसके लिए उन्होंने व्हाइट कोट हाइपरटेंशन नाम दे दिया है ना। तो जी सर, तो हमारे में तो वो बात प्रकोप का लक्षण हो गया, भय, हाँ, भय से हो गया, है ना। हमें उसको मन को बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, उसको धैर्य देने के लिए ऐसी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, मनोधैर्य बढ़ाने के लिए, ओज की ताकत बढ़ाने के लिए विदारी, शतावरी, ऐसे द्रव्य देने चाहिए, है कि नहीं। जी सर। आगे नेक्स्ट पूछो। हेलो। पूछो। सर अगर किसी पेशेंट को सर्जरी के बाद भी बार बार नेजल पॉलिप हो रहे हैं, नासार्श की संप्राप्ति बन रही है, तो उसके सही होने के चांसेस कितने हैं कि अगर हम उसकी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करें
तो व्यान जो है मांसगत जाने के बाद होने वाली संप्राप्तियां अर्श है। हाँ, अब जो नासा है वो मांस का अवयव है ना, और प्रकोपित वात जो है वो जहाँ ख वैगुण्य वहाँ व्याधि निर्माण करेगा। तो ये प्रकोपित सार्वदेहिक प्रकोपित वात क्यों हो रहा है वो पहले ध्यान दो। हाँ, उसको अभ्यंग चालू कर दो। अगर उसको गुदार्श या फिर अन्य कोई अर्श है, चर्मार्श, चर्मकील है, ऐसे कोई है, बार बार अर्श की संप्राप्ति है, तो अर्श कुटार से व्याधि प्रत्यनिक है वो आप दे सकते हो। हाँ, अर्श उसका गुदार्श है उसको, तो उसको गुदार्श पे ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, सार्वधिक वात प्रकोप क्यों हो रहा है वो देखो। मांस दृष्टिकर आहार विहार हो रहा है क्या, हाँ वो देखो। मांस दृष्टिकर आहार विहार मीन्स क्या, वो नॉनवेज खा रहा है, विधिवत नहीं खा रहा है, वो हो रहा है वो देखो। दीवा स्वाप हो रहा है वो उसमें हो सकता है। पनीर जैसी चीज़ें खा रहा है, कुर्चिका किलाट ऐसी चीज़ें अगर बार बार खा रहा है तो वो देखो। तो ये सब देखो, गुड़ जैसी चीज़ें खा रहा है तो मांस विकृति हो सकती है। तो मांस विकृति होने वाली चीज़ें बंद करनी है और वात प्रकोप नहीं होना चाहिए, ये देखना है। ये होने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाता है। बार बार नहीं होगा, ठीक है ना। सर जैसे पेशेंट की हिस्ट्री ली थी ना, तो उसमें कोई हेतु मिल नहीं पाए थे मुझे। क्यों नहीं मिलते? उसका मिलते हेतु बिल्कुल प्रॉपर था। हेतु ढूंढने पड़ते हैं, हेतु मिलते हैं, ठीक है ना। बार बार प्रतिशय हो रहा है तो उस बार बार प्रतिशय से स्थान वैगुण्य भी हो सकता है, फिर नासारश भी हो सकते हैं। हाँ, सुबह मॉर्निंग वॉक करना ये हेतु हो सकता है प्रतिशय का, ठीक है ना। तो हेतु निकालने पड़ते हैं। कुछ तो रहता है, कुछ तो हमारे दिमाग से छूट जाता है, प्रश्न पूछते समय कुछ तो छूट जाता है और उससे हो जाता है। ये करो और उसको अर्शकुटार रस ऐसी चीज़ें दे दो। अगर गुदार्श जैसे उसको मलबद्धता है, गुदार्श है, ऐसा कुछ लग रहा है तो उसको अर्श की चिकित्सा करो। सर उसे बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो यही था कि उसके एक बार वो सर्जरी करा चुका था, ठीक है। और उसको या फिर एक सिंपल फॉर्मूला करना है, मांसपाचक जो है वो लेना है, उससे तेल सिद्ध करना है और उसका नस से करने बोलो, ठीक है। बहुत सिंपल है ना। तो उसका रोज 2-2 थे नाक में डालना। तो वहाँ स्थानिक हमने वैगुण्य जो है वात का कम कर दिया है वाया मांसपाचक, ऐसे कर सकते हैं। सर जो मांसपाचक से हमें तेल सिद्धि करना है उसके लिए तिल तेल ही लेना है या फिर कोई और तेल? तिल तेल ही लेना है। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर गुदर्श में भी मांसपाचक दे सकते हैं? दे सकते हैं ना, दे सकते। अर्श कुठार के साथ और अपान वायु को हम मतलब ले सकते हैं। ठीक है। आगे और किसी ने कोई मैसेज डाले हैं क्या? पूछो, डायरेक्ट पूछो अनम्यूट करके। प्रणाम सर। प्रणाम सर। एक महिला रोगी है, उनका एज है 30 इयर्स और सर थोड़ा सा उनका हिस्ट्री लंबी है। उनको सबसे पहले जो डायग्नोसिस हुआ था वो 30 इयर्स क्या है? 30 ईयर फीमेल पेशेंट है। उनका इस टाइम जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एक इनफर्टिलिटी का है। इनफर्टिलिटी मतलब उनको एक बार कंसीव हुआ था, अब दोबारा उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है। पर उसका हिस्ट्री बहुत लंबा है। उसमें उनको इस टाइम जो बॉडी पेन है, उनको गर्दन में दर्द है, उनको काफ मसल्स मतलब नीचे पैरों में दर्द है। उनको ऑटो इम्यून डिजीज डायग्नोस किया है एलोपैथ में। और उसका रीजन उन्होंने ऑटो इम्यून का तो कोई रीजन वो देते नहीं। उन्होंने कहा कनेक्टिव टिश्यू ऑटो इम्यून डिजीज, ये डायग्नोसिस है। और उनको कुछ समय के लिए उन्होंने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पे भी रखा था। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देने के बाद में उनकी ब्लड रिपोर्ट्स में ये उनको रखा गया था सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए। और इस बीच में उनका जो ब्लड रिपोर्ट्स में एक चेंजेस आया कि उनका थायराइड एकदम शूट करके उनका जो TSH है वो 25 पे पहुंचा। और उनका यूरिक एसिड भी जो था वो भी हाई हुआ। और यूरिक एसिड उनका 6.7 इस टाइम पे है। और एट प्रेजेंट उनकी कंप्लेंट है कि उनको कुछ पॉइंट्स पे गर्दन में दर्द रहता है। उनको नीचे स्थूल है क्या? नहीं, स्थूल नहीं है सर, क्रश है। क्रश है वो।
और बहुत सारे डॉक्टर्स पे वो दिखा चुकी हैं, वो काफी जगह जा चुकी हैं और वो लोग कोई डिजीज डायग्नोस करके नहीं दे रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। और हमें मतलब मतलब ये दिख रहा है कि आम दृष्टि तो है ही, उसके अलावा कि उनका ऑटोनॉमिक जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बताया गया उसके कारण वो बहुत टेंशन में है कि उनको बोल दिया गया है कि धीमे धीमे करके आपकी सारी ये जो है दर्द बढ़ेंगे और फिर इसका कोई क्योर नहीं है उनके पास। तो ठीक है। फिर और हेतु में सर कि हेतु में वो स्टाफ बहुत हेतु होंगे ऐसे पेशेंट में। हाँ, स्टाफ नर्स रही हैं तो वर्किंग काफी हार्ड रहा है, तो करीब कि दो आम पर काम करना रहता है, हाँ, अग्नि पर काम करना रहता है, बाद में दीपन देना पड़ता है, दीपन देने के बाद उनको ब्रूहण देना पड़ता है, संतर्पण करना पड़ता है, ऐसा सब कुछ करना पड़ता है ऐसे पेशेंट को। ठीक है ना? हाँ, ये स्टेप वाइज करने की चीज है, धीरे धीरे सब कुछ। हाँ, तो आम पाचन के लिए शुरू करना है तो मतलब पहले हेतु बंद किए क्या उन्होंने? हाँ सर, अभी जो उनके हेतु में गए उनको पता चला इसके। हाँ, देखो आज अगर आपने हेतु चेंज करे, अगर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट में आज अगर हेतु हमने बंद कर दिए, आज अगर आहार विहार हमने चेंज कर दिया, तो उसका परिणाम झट से 1 महीने में नहीं मिलने वाला, वो उनको बताओ पहले। ठीक है ना? हाँ, इतना कुछ अगर हेतु है, इतने कुछ प्रॉब्लम्स है और अभी इनफर्टिलिटी आ गई है, तो शुक्र तक परिणाम गया है ना? तो शुक्र तक का परिणाम अगर हमें दूर करना हो तो कम से कम एक रेगुलर दिनचर्या फॉलो करना, हेतु बंद करना, ये करोगे तब जाके 4-5 महीने के बाद उसको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे सिर्फ आहार विहार से। ठीक है ना? वो पहले उनको ये कर दो। उनको क्या लगता है, हाँ अगर हमने 10 दिन से मैं बराबर खा रही हूँ, सब कुछ हेतु बंद, तो 10 दिन में नहीं मिलेगा ना रिजल्ट झट से, है ना? हाँ, इतने सालों से आप कुछ गलत कर रही हो, अभी धातु में प्रॉब्लम आ गया होगा, हाँ, दोष विकृत हो गए होंगे, है ना, धातु विकृत हो गए होंगे, तो ये सब कुछ अगर ठीक होना है तो आपको कम से कम 6-7 महीने तो लगेंगे, वैसे उनको बोलना है। ठीक है ना? ठीक है सर। और फिर उसको आम पाचन कर दो। आम पाचन उसमें गुरुता है, श्रोतरोध लग रहा है आपको, पेट नहीं साफ हो रहा है, मल में चिपचिपापन है, ज्यादा उसको यूरिन हो रहा है, निद्रा ढंग से नहीं लगती, ऐसा सब कुछ आपको लग रहा है, तो पहले उसको आम पाचन कर दो। हाँ, आम पाचन रसपाचक दे दो, हाँ, उसमें शुंठी डालकर दे दो। उसके बाद उसमें उसको जब लगा कि नहीं अभी गुरुता नहीं है, अभी भूख अच्छी लग रही है, मल अच्छा हो रहा है, हाँ, ऐसा सब कुछ होने के बाद फिर उसके कौन से लक्षण हैं, कौन सी व्याधि निकलती है, उसके हिसाब से उसको संतर्पण दे दो, जो कुछ देना है वो व्याधि के हिसाब से दे दो। पहले उसको पाचन देने के बाद आधी व्याधियां जो है आम से रिलेटेड वो सब जाता है। ठीक है? और जो मुख्य व्याधि है जिस पर आप काम कर रहे हो वो व्याधि उभर कर आती है। आम ये ऐसी चीज है कि वो कीचड़ है तालाब में, हम जब कीचड़ निकालेंगे तब पता चलेगा इसके नीचे ये वनस्पति है, इसके नीचे ये वनस्पति है। ठीक है ना? तो ये आम निकालना, इसका मतलब कीचड़ निकालना सब कुछ, है ना? तो इसको कब तक आम पाचन देना है? जब तक दोष का पचन ना हो, जब तक उसको अच्छी भूख ना लगे, उसको प्रसन्न न लगे, हाँ, हजम बराबर से हो रहा है, मल बराबर से हो रहा है, मूत्र बराबर से हो रहा है, ये सब कुछ उसके आपको लक्षण दिख रहे हैं, उसके बाद आगे की चिकित्सा है। तो चिकित्सा बार बार बदलनी पड़ेगी आपको। अगर इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करनी हो तो उसके लिए अलग से, जो मैंने बोला है पिछले लेक्चर्स में, क्या क्या करना है, योनि पिचू है, उत्तर बस्ती है, हाँ, बस्तियाँ हैं, तो ये चिकित्सा उसमें इनफर्टिलिटी में देनी रहती है। ठीक है सर? इसमें जो मुख्य व्याधि का जैसे आपने बोला, अभी तो मुझे उन्होंने मुख्य व्याधि जो उनका एक डायग्नोसिस है पिट्यूटरी एडिनोमा और बेनाइन रीजन का, और वो 11 मिलीमीटर का, मतलब साइज बहुत छोटा है 11, लेकिन एक पिट्यूटरी एडिनोमा का भी उनका ऑपरेटिव हुआ है क्या? हाँ, एक हुआ है? नहीं हुआ सर, ऑपरेटिव नहीं हुआ है। तो बोला है क्या डॉक्टर ने? हाँ, ये डॉक्टर ने बोला है, उनका एक सीटी था, उसके अंदर वो रिपोर्ट अभी मुझे उन्होंने नहीं दिखाया, पर उन्होंने मुझे ओरली बताया कि एक ऐसा भी डायग्नोसिस उनका स्टार्टिंग में निकल के आया था। तो ये बहुत बड़ी केस है ना, है ना? हाँ, तो उस हिसाब से होना चाहिए, जहाँ सर्जरी की जरूरत है वहाँ सर्जरी करने बोलो पेशेंट को, है ना? फिर क्या? ठीक है सर। हाँ, तो अभी जो हमें अगर जरूरत पड़े सर्जरी के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। पेशेंट क्या बात है, लास्ट स्टेज में जब पूरी व्याधि पूरा
दोष संरचना हो गई हो, व्याधि जीर्णावस्था में हो गई है, एक व्याधि से दूसरी व्याधि उत्पन्न हो गई हो, तब जाके हमारे पास आते हैं फिर, है ना। तब तक क्या होता है, बहुत आगे चली गई होती है गाड़ी। ऐसा रहता है। ठीक है सर। तो अभी इसका सिम्टोमेटिक जो है वो करके उसके बाद उनको पहले यही बोला जाए कि अगर ये मतलब एडिनोमा के लिए अभी ऑपरेशन के लिए किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है, उन्होंने कहा कि बहुत छोटा साइज है, इसलिए कोई भी उन्होंने उसके लिए नहीं बोला कि ऑपरेट कराओ। अभी आप करो कि नस्य चालू कर दो उसको, अणुतैल का नस्य चालू कर दो, नहीं तो ग्रंथि में जो द्रव्य आए हैं उस द्रव्य का विचार करके उसका तेल बना के नस्य चालू कर दो, ठीक है। जैसे वैसे तेल आए हैं तो उसका उस हिसाब से नस्य चालू कर दो। फिर एडिनो की साइज़ 1 महीने 2 महीने में बढ़ती कम होती है क्या, वो देखने उनको बोलो। 1-2 महीने के बाद अगर वो कम हो रही है, ऐसा लग रहा है, तो वो नस्य कंटिन्यू करो, और बाकी फिर चिकित्सा करो। ओके सर। ओके सर, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लेंगे और रुकेंगे। बोलो। जी सर, ऐसे ही ना एक पेशेंट था, 10 साल का बच्चा है, उसको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम थी, छींके वगैरह बहुत आती थी, तो उसको मैंने ना इंडोकांकृत का नस्य स्टार्ट किया था और ऑरल मेडिसिन स्टार्ट की थी। हेतु क्या निकाले सर? वो उसका मतलब ठंडा खान पान था, वो बंद किया क्या? हाँ जी। देखो, आपको अगर लग रहा है ना किसी हेतु से व्याधि उत्पन्न है, तो वो हेतु बंद करना व्याधि की चिकित्सा है। ज्यादातर द्रव्यों की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए सूत्रस्थान पहले है, क्योंकि आप सिद्धांत के आधार पर चिकित्सा कर सकते हो, ठीक है ना। बाद में लास्ट में चिकित्सा स्थान है। तो पहले हेतु स्ट्रिक्टली बंद करो। बच्चों में अति अंबुपान रहता है, वो बंद कर दो। अध्यक्ष बच्चा है ना, उसमें अध्यक्षण रहता है ना। माँ एक खिलाती है, फिर डैडी और दूसरा खिलाता है, फिर ये रहता है। पर्युषितान्न सेवन रहता है, जिससे आम उत्पत्ति बहुत होती है। कुरकुरे, बिस्किट, क्रीम के बिस्किट, ये सब है, वो पर्युषितान्न है, तो इससे और आम उत्पत्ति। तो जो आप दे दोगे, आप कंटकारी दे दोगे, आप ये दे दोगे, वो दे दोगे, और जब तक वो उसका चालू है हेतु, तब तक कुछ रिजल्ट नहीं मिलते। तीसरी बात, बच्चों में बार बार कफ प्रकोप होता है, और बार बार बच्चों में सद्य वमन करने बोला है, ठीक है ना। उसमें दोष जिन बच्चों में दोष उत्क्लेश दिख रहा है, प्रसेक दिख रहा है, खांसी होने के बाद कफ आ रहा है, उनको थोड़ा छाती को गर्म सेक देकर मुंह में उंगली डाल के कफ का जो है वो छर्दन करने बोलो। तो उससे आगे की संप्राप्तियां नहीं होती बच्चों में। तो इतना गंदा कफ निकलता है, आप सोचोगे भी नहीं, ठीक है। इतना गंदा कफ निकलता है, उसके बाद उसको कास भी नहीं होता, और ज्वर की संप्राप्तियां भी आगे नहीं हो जाती, और अग्नि अच्छा हो जाता है। तो आप जो बालामय प्रतिषेध अध्याय और ये सब देखोगे, उसमें 2 बार ये सूत्र है कि बच्चों को बार बार वमन ये करवाओ। वमन करवाओ मीन्स नियन स्वेदन वमन नहीं, सद्य वमन, ठीक है। तो उत्क्लेश अवस्था रहती है उनमें। नाक से पानी आ रहा है, क्या है ये? उत्क्लेश है ना, बाहर ही आ रहा है ना कफ। मुंह से पानी आ रहा है, खांसी आ रही, क्या है? तो एक बार उंगली डाल दिए ना, आपको पता भी, पर थोड़ा क्या करना है, स्वेदन देना है, तापस्वेद देना है, हस्त से या फिर नहाते समय गर्म पानी से उसको चेस्ट और पीठ जो है वो सेकनी है। और उसके बाद उसने अगर वमन कर दिया, सिंपल गर्म पानी पीना है और वमन करना है, तो इतना कफ निकलता है और वो स्त्यान रहता है, तो ये कभी चिकित्सा किए नहीं जाती। तो उसके बाद वो काश की संप्राप्ति, ज्वर की संप्राप्ति होती नहीं है, तो ये करते नहीं लोग, है ना। तो बच्चों को कभी उल्टी आ गई और कफ निकल गया ना, तो वो डरते हैं पेरेंट्स, उनको लगता है यही व्याधि है, एक्चुअली वो ट्रीटमेंट हो गई होती है ना। हाँ जी सर, मेरा तो क्वेश्चन ये था कि उसकी जो हमने एईसी वैल्यू उसकी थी, जो वो रिपोर्ट करवा के लेके आया था, वो 740 थी। तो आफ्टर ट्रीटमेंट जब मैंने उसको नस्य दिया और ऑरल मेडिसिन दी, तो मैंने आफ्टर 3 मंथ्स उसकी रिपोर्टिंग करवाई, उसके सिम्टम्स सारे सबसाइड हो गए थे। बट उसकी रिपोर्टिंग करवाई तो उसको मतलब 690 आया था एईसी, फिर उसको रिलीफ था, 80 to 90% रिलीफ था। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इंदुकान घृत का नस्य मुझे और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखो, बच्चों में घृत देना एक्चुअली कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों का वो कफ का है, व्याधि कफ की है, तो आपने घृत क्यों ये किया? सर, इंदुकान घृत का नस्य दिया था मैंने। हाँ ठीक है ना, पर बच्चों का उम्र क्या है, कफ की है, बराबर है। व्याधि क्या है, कफ की है। स्थान कौन सा है, कफ का है।
हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो कल्पना जो है वो घृत क्यों होनी चाहिए, वो तो तेल सर कल्पना उसको होनी भी- चाहिए ना, नहीं हाँ बराबर है कि ठीक है नहीं? सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। बराबर है ना। तो जो कल्पना है देने की नस्य की, वो तेल की होनी चाहिए। घृत का नस्य नहीं, शास्त्र में तेल का नस्य बोला है, क्योंकि स्थान वो कफ का है, शिर जो है वो स्थान कफ का है, तो कल्पना तेल की दी है उन्होंने, है ना। ठीक है सर। तो वो तेल का ये कर दो चालू। और क्या बोला था? सर हाँ, और बस एक्यूटेशनोफिलिक काउंट जो है वो बाद में चेंज हो जाएगा, पहले ट्रीटमेंट कर दो। वो एक में जब पहली बीमारी जाएगी उसके बाद 1 महीने के बाद वो जो है वो काउंट कम होने लगेगा धीरे धीरे। तो तेल कौन सा दूं? उसको वचा तेल दे दो, अणु तेल दे दो। अभी उसकी उम्र कितनी है? सर 10 साल। बहुत ही छोटा है, जरूरत ही नहीं है। हाँ। पेट में दवाई की जरूरत है, नस्य क्यों दे रहे हो, मत दे दो। उसको नाक में लगाने के लिए लेप दे दो, शुंठी का नाक के ऊपर लगाने के लिए। हाँ, जो कपाल है उसके ऊपर लगाने के लिए लेप दे दो शुंठी का। हाँ, वचा शुंठी ऐसे लेप दे दो, ठीक है। ठीक है। अति अम्बुपान है वो बंद कर दो, परिवेशितान न अध्यशन ये सब बंद कर दो, आमाशय अच्छा रखो, हो जाता है। क्योंकि कफ की व्याधि है, कफ स्थान की व्याधि है, तो ठीक होने के लिए भी अच्छा है ना। ठीक है। उनको बोलो, उसको कास आ रही क्या, उसको बोलो। नाक में प्रसेक होता है क्या सुबह उठने के बाद, खांसी आती है क्या सुबह उठने के बाद, थोड़ा सा कफ आता है क्या मुंह में, ऐसा आ रहा है तो उसको बोलो गर्म पानी पीना है। एक आधा गिलास जितना पी सकते हो, और उंगली डालना है और वमन करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर क्या निकलता है वो देखो, उनको पूछो क्या निकलता है, वो बोला नहीं कफ के फ्लेक्स जैसे निकलते हैं, तो ठीक है, तो अपनी ट्रीटमेंट बराबर है। उनको बोलो जब जब ऐसा जुकाम आए, जब जब आपको कास समय बलगम आए मुंह में, तो ये करना है। ऐसे उनको बोलना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलो ठीक है, रुकेंगे।